रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे एक नोन पर्सन ने मुझे सुनाई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उन्हीं के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना जो मेरे एक दोस्त रोहन के साथ उसके अपने ही घर में घटी। ये कहानी डरावनी तो है ही, लेकिन इसके साथ एक अजीब सा सच है। ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आत्माएं वास्तव में कैसी होती हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बरेली से। मेरा दोस्त रोहन वहाँ एक पुरानी कोठी जैसे मकान में रहता था अपने माँ बाप के साथ। मकान पुराना था लेकिन बहुत बड़ा और आरामदेह था। उनका परिवार वहाँ कई सालों से रह रहा था। कभी कोई बड़ी समस्या नहीं हुई थी। एक दिन रोहन के पापा को काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। उनकी माँ भी साथ चली गई क्योंकि वो दोनों एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने वाले थे। तो घर में सिर्फ रोहन रह गया, वो भी अकेला। पहले 2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। रोहन ने मौका पाया अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने का, लेट नाइट मूवीज़ देखने का। तीसरी रात थी। वो देर तक कंप्यूटर पर काम कर रहा था। करीब 2 बजे उसने सोचा कि अब सोने का टाइम हो गया। उसने अपना कमरा बंद किया, बाथरूम गया और फिर अपने बेडरूम में आकर लाइट ऑफ करके सो गया। घर बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ था। बाहर ठंडी हवा का एक हल्का सा झोंका चल रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई किचन में बर्तन खींच रहा हो। छन छन जैसे स्टील के कटोरे को हल्के से टकराया जा रहा हो। रोहन की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन आवाज़ इतनी साफ और लयबद्ध थी कि चूहे जैसी नहीं लग रही थी। उसने बेड पर ही बैठे हुए अपना फ़ोन उठाया और टॉर्च जलाकर बेडरूम की खिड़की से बाहर लॉन की तरफ देखा। कुछ नहीं था। फिर उसने कान लगाकर सुना। आवाज़ अब भी आ रही थी। धीरे से डरते हुए उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। किचन की लाइट ऑन थी, जबकि उसे याद था सोने से पहले उसने वो लाइट बिल्कुल ऑफ कर दी थी। किचन से आने वाली बर्तनों की आवाज़ भी रुक गई, जैसे किसी ने उसकी खबर ले ली हो आने की। रोहन का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कोई चोर घर में घुस आया है। उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। फिर उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन पर कोई जवाब नहीं आया। घर में कोई लैंडलाइन नहीं था। उसी वक्त उसे एक नई आवाज़ सुनाई दी। खट खट खट। ये धीमी लेकिन पक्की आवाज़ उसके बेडरूम के दरवाजे से आ रही थी, जैसे कोई उंगलियों के पोरों से हल्के से खटखटा रहा हो। रोहन सांस रोककर सुनने लगा। उसका शरीर सर्द हो रहा था। वो आवाज़ रुकी और फिर से खटखट शुरू हो गई। अब वो आवाज़ उसकी खिड़की के शीशे पर सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत करके पुकारा, कौन है? आवाज़ रुक गई, पूरी तरह से रुक गई। फिर कुछ पलों तक कोई आवाज़ नहीं आई। रोहन ने सोचा शायद वो चला गया, वो जो कोई भी था। तभी उसे पान की पीक यानी कि थूक गिरने की आवाज़ सुनाई दी। थू, जैसे कोई पान खाकर थूक रहा हो। आवाज़ आ रही थी बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर से। रोहन की हालत ख़राब हो गई। वो बाथरूम में जाकर छुप गया और पूरे टाइम भगवान का नाम लेते हुए बैठा रहा। उसी तरह सुबह की रोशनी होने तक वो वहीं पड़ा रहा। जब सुबह हुई उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। कोई नहीं था। वो घर के सारे दरवाज़ों और खिड़कियों को चेक करने लगा। सब बंद थे। किचन में से भी सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसकी नज़र किचन की टेबल पर पड़ी। एक छोटी सी स्टील की प्लेट पर गई। वो प्लेट जो कल रात को उसने सिंक में धोकर रखी थी, अब बिल्कुल साफ चमकदार टेबल के बीचों बीच रखी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खूब चमकाया हो। जब उसके पेरेंट्स वापस आए, रोहन ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने सुनकर उसे तसल्ली दी, लेकिन अजीब सा माहौल बन गया। उसकी माँ ने बताया कि कभी कभार
वो भी ऐसी ही आवाज़ें सुनती थी, लेकिन कभी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही महीनों बाद रोहन के परिवार ने वो मकान छोड़कर नई कॉलोनी में एक फ्लैट ले लिया। आज भी रोहन उस रात को याद करता है तो कहता है कि उस वक्त उसके मन में जो डर बैठ गया था वो किसी इंसान या चोर का नहीं था, बल्कि वो डर किसी और ही चीज़ का था। वो आवाज़ें, वो नॉक नॉक, वो चमकती हुई प्लेट, वो सब उस दिन का सच है जो उसने हमें बताई। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या वो कोई आत्मा थी या कोई और ही रहस्य था उस पुराने मकान के पीछे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अब मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो जंगली इलाके होते हैं उनमें बरगद के पेड़ जब होते हैं और रात को उनके आसपास से कोई गुज़रता है तो तेज़ एक इत्र की खुशबू कई सारे लोगों को अनुभव होती है। और ये ऐसा नहीं होता कि कोई वहम होता है, क्योंकि कई सारे पेड़ों के पास वो खुशबू नहीं होती। कई सारे बरगद के पेड़ होते हैं जंगल के अंदर, लेकिन सब में वो खुशबू नहीं आती, और जिनमें आती है फिर वो आती है। और हैरानी की बात यह है कि दिन के समय में वो खुशबू अक्सर नहीं महसूस होती, नहीं आती वो खुशबू। रात के समय में जब कोई नाइट ड्राइव करने अपनी गाड़ी से जंगल में जाता है या पैदल जाता है तो कई सारे ऐसे बरगद के पेड़ होते हैं जो इत्र की खुशबू महसूस करवाते हैं। और कई बार क्या होता है कि इत्र की खुशबू के साथ साथ बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चे महसूस होते हैं कि आसपास हैं। कई बार औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आती है, पाजेबों की आवाज़ भी आती है। कई बार ऐसा होता है, महसूस होता है कि औरतों का ग्रुप गाना गा रहा है, गीत गा रहा है, पर दिखाई नहीं दे रहा। कई सारे लोगों को ऐसे अनुभव जंगल के अंदर रात के टाइम पे हुए हैं, होते हैं। और ये अलग अलग जगह की बात बता रही हूँ मैं। और पहाड़ी इलाकों में ख़ासकर जब कोई जाता है रात के टाइम पे तो अपने कुल देवी या जो भी वन देवी होती हैं या उस इलाके के जो क्षेत्रपाल होते हैं देवता, वो उनको रक्षा करें, इसलिए वो उसका कवच जो है लेकर चलते हैं साथ में। तो ये खुशबू किस लिए होती है, इनकी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो इसी के बेस्ड एक कहानी है, आइए मैं वो आपको सुनाना शुरू करती हूँ। ये कहानी मुझे अंकुर नाम के एक पर्सन ने सुनाई थी। उसका कोई दोस्त है जिसका नाम अनुभव है, वो एक ट्रक ड्राइवर है, उसी की कहानी है ये। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरे एक दोस्त अनुभव की, जो एक ट्रक ड्राइवर है और अक्सर राजस्थान के सुनसान जंगली रास्तों से रात को गुज़रता है। एक रात की बात है, अनुभव अपने ट्रक से एक ऐसे रास्ते से गुज़र रहा था जो घने जंगल से होकर निकलता था। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट का हल्का सा उजाला था। अचानक रास्ते के किनारे एक विशालकाय बरगद का पेड़ नजर आया। उसकी जटाएं और फैली हुई शाखाएं एक डरावनी सी छाया बना रही थीं। जैसे ही वो उस पेड़ के पास से गुजरा, उसने एक तेज़ और मीठी खुशबू महसूस की। ये क्या है? उसने सोचा। खुशबू बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही महंगा इत्र हो, चमेली और गुलाब का मिश्रण, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिट्टी की गंध भी मिली हुई थी। वो खुशबू इतनी तेज़ और मनमोहक थी कि उसने बिना सोचे अपनी खिड़की और नीचे कर दी। लेकिन जैसे ही वो पेड़ से आगे निकला, वो खुशबू गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। अनुभव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन अगले हफ्ते फिर वही रास्ता आया, फिर वही बरगद का पेड़ आया। इस बार रात और भी अंधेरी थी। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, वही मीठी और भारी खुशबू हवा में तैरने लगी। इस बार खुशबू के साथ ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जैसे कोई महिला हल्के से हंस रही हो। क्या कोई है? अनुभव ने चिल्लाकर पूछा।
जवाब में सन्नाटा था। सिर्फ खुशबू थी और वो हंसने की आवाज़ जो अब रोने जैसी लग रही थी। अनुभव की रूह सी कांप गई। उसने एक नज़र बरगद के पेड़ की ओर देखा और उसे लगा जैसे उसकी जटाओं के पीछे कोई खड़ा है, कोई सफ़ेद सा आकार। उसने एक पल भी देरी नहीं की और ट्रक का एक्सेलरेटर दबा दिया। अगले दिन उसने उस इलाके के एक स्थानीय बुज़ुर्ग व्यक्ति से इस बारे में पूछा। बुज़ुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बताया, बेटा, वो बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं बहुत साल पहले एक नई नवेली दुल्हन की उसी पेड़ के नीचे मौत हो गई थी। वो अपने साथ एक शीशी इत्र की लेकर आई थी जो उसे उसके पति ने तोहफे में दी थी। लोग कहते हैं, बुजुर्ग ने अपनी आवाज़ और धीमी करते हुए कहा, कि उसकी आत्मा अब भी उस पेड़ के आसपास भटकती है और वो मीठी खुशबू और रोने की आवाज़ वो उसी की है। वो राहगीरों को अपनी ओर खींचना चाहती है ताकि कोई उसका साथ दे सके। उस दिन के बाद अनुभव ने कभी भी उस रास्ते से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं की। वो कहता है कि अब भी कभी कभी जब वो किसी बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरता है तो उसे वो मीठी खुशबू महसूस होती है और उसकी रूह सिहर सी उठती है। ये तो एक छोटी सी कहानी थी, मगर कई सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है। आप में से भी कईयों को कभी ना कभी लाइफ में महसूस हुआ होगा कि वो रात को जा रहे हैं और अचानक से विदाउट एनी सोर्स ऑफ स्मेल एक बहुत ही प्लेजेंट स्मेल, एक फ्रेगरेंस, एक खुशबू महसूस होने लग जाती है। तो ये कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है और कोई पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन जो भी है इस दुनिया की नहीं होती। तो हमें हमेशा उस इलाके से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में किसी सुनसान जंगली रास्ते से गुजरें और किसी पुराने बरगद के पेड़ से एक अजीब मीठी खुशबू महसूस करें तो हमेशा सावधान हो जाइए। हो सकता है कोई आपको अपनी ओर बुला रहा हो, क्योंकि खुशबुएं हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने के लिए ही हमें महसूस कराई जाती हैं। कई लोगों का मानना ऐसा होता है कि बरगद के पेड़ में जिन्नों के परिवार रहते हैं और वो रात को सक्रिय हो जाते हैं और इसीलिए वो खुशबू महसूस होती है। आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का इस पर अलग अलग विचार है। देखते हैं कौन इसका क्या एक्सप्लेनेशन देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको तीसरी कहानी। ये तीसरी कहानी है मेरे एक दोस्त विशाल नाम के एक लड़के की, जो एक दिन अपनी नई कार लेकर जंगल के एक रास्ते से गुज़र रहा था। उसने कहानी सुनाने से पहले कुछ ऐसा कहा था जो मैं आपको बताती हूँ। जंगल की उस रात मैं नई गाड़ी लेकर निकला था, पर वो आदमी जो रास्ते में मिला वो इंसान नहीं था। तो आज की ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वो वास्तव में कोई आदमी था या कुछ और ही था। वो दिन था शुक्रवार की रात, करीब 11 बजे। विशाल अपनी नई गाड़ी का अनुभव लेने एक जंगल रोड से गुजर रहा था। वो रास्ता बहुत ही शांत और सुनसान था। दो तरफ घने पेड़, चांद की रोशनी जो बादलों में छुपी छुपी सी थी। अचानक सामने से एक तेज़ रोशनी आई। एक ट्रक तेज़ी से उसकी ओर आ रहा था। विशाल ने सहज होकर अपनी हेडलाइट को लो बीम पर कर दिया, लेकिन ट्रक ने अपनी हेडलाइट ऊंची ही रखी। तेज़ रोशनी से विशाल की आंखें चौंधिया गई। उसने गाड़ी को सही से संभाला और ट्रक को गुजरने दिया। जैसे ही ट्रक गुजरा और रोशनी चली गई, तब उसने देखा सामने ठीक सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बहुत ही पतला और लंबा था। उसने एक पुराना सा कोट पहना हुआ था जो उसके शरीर पर लटक रहा था। उसके चेहरे का रंग वैसा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें
उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे दो काले और गहरे गड्ढे। विशाल ने तुरंत ब्रेक मारे, गाड़ी रुकी और उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं, बस सीधा ज्यों का त्यों खड़ा था और विशाल की गाड़ी की ओर देख रहा था। उसकी मुद्रा में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वो कोई मूर्ति हो। डर के मारे विशाल की सांसें तेज हो गईं। उसने गाड़ी का हॉर्न फिर से बजाया और लाइट हाई बीम पर कर दी ताकि सब कुछ साफ साफ दिख सके। तब हुआ कुछ ऐसा जिसे विशाल कभी भूल नहीं पाया। जैसे ही हाई बीम लाइट उस आदमी पर पड़ी, वो गायब हो गया। हाँ, बिल्कुल गायब, जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। विशाल की आंखें फटी सी फटी रह गईं। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वो सड़क के बीचों बीच बिल्कुल अकेला था और वो आदमी जो अभी सामने खड़ा था, वो अचानक गायब हो गया था। उसने गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो घर पहुँचा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने ये बात अपने दादाजी को बताई, जो इस इलाके में रहते थे। दादाजी ने बताया, बेटा, वो रास्ता बहुत पुराना है। सालों पहले उसी जगह एक आदमी की एक ट्रक से दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो बहुत पतला दुबला आदमी था और उसने एक कोट पहना हुआ था। लोग कहते हैं कि वो आज भी उस रास्ते पर भटकता है और रात में गुजरने वालों को दिखाई देता है। उस रात के बाद विशाल ने कभी भी रात में अकेले जंगल के रास्ते से गुजरने की गलती नहीं की। तो दोस्तों, कभी भी रात के अंधेरे में अकेले सफ़र करते वक्त सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुनसान रास्तों पर कभी कभी ऐसी मुलाकातें हो जाती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राहुल, प्रतीक और विकास, जो एक रात एक बड़े मशहूर नेशनल पार्क, जो कि भारत के अंदर ही है, उसके रास्ते से गुज़र रहे थे। रात के करीब 10 बजे थे। तीनों दोस्त देहरादून से लौट रहे थे और जीपीएस ने उन्हें पार्क के अंदर का शॉर्टकट रास्ता दिखाया था। अंधेरा घना था और कार की हेडलाइट्स के अलावा चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अचानक राहुल, जो गाड़ी चला रहा था, उसने ब्रेक लगा दिए। सामने रास्ते में 3-4 छोटी छोटी आकृतियाँ खड़ी थीं। ये बच्चे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? प्रतीक ने हैरानी से पूछा। जैसे जैसे कार और करीब आई, उन्होंने देखा वो 3-4 बच्चे थे, लेकिन उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनकी आंखें एकदम सूनी थीं। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जो कीचड़ से सने हुए थे। सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, बस सीधे कार की ओर देख रहे थे। विकास ने खिड़की खोली और पूछा, बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई, बस उनकी खाली नज़रें थीं जो सीधे तीनों को देख रही थी। तभी अचानक वो बच्चे हंसने लगे। वो हंसी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने पुराना ग्रामोफोन चला दिया हो, टूटी फूटी, भयानक और प्रेत आत्मा जैसी। राहुल ने तुरंत कार पीछे की ओर करनी शुरू की, लेकिन तभी वो बच्चे अचानक गायब हो गए। वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। विकास की सांसें तेज़ चल रही थी। भागो यहाँ से, उसने चिल्लाकर कहा। राहुल ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाई। थोड़ी दूर जाने पर उनकी नज़र एक टूटे फूटे बोर्ड पर पड़ी जो रास्ते के किनारे पड़ा था। प्रतीक ने टॉर्च जलाकर
उस बोर्ड को पढ़ा। बच्चों का शमशान क्षेत्र 1950 से 1960। बोर्ड पर ये लिखा था और साथ ही लिखा था, यहाँ हैजा महामारी के दौरान कई सारे बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया था। तीनों की सांसें अटक गईं जब उन्हें समझ आया कि उन्होंने जो देखा था वो कोई जीवित बच्चे नहीं थे। तभी अचानक कार की छत पर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई छोटे छोटे हाथों से खेल रहा हो। तीनों ने ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खेलने की आवाज़ जारी थी। फिर खिड़कियों पर दस्तक सुनाई दी, छोटे छोटे हाथों से जैसे दस्तक हो रही हो। चलो यहाँ से, राहुल चिल्लाया और कार को पूरी गति से दौड़ा दिया। जब तक वो पार्क के गेट तक नहीं पहुँच गए तब तक वो आवाज़ें और दस्तक जारी रही। सिक्योरिटी गार्ड ने बाद में बताया कि वो इलाका बहुत पुराना एक शमशान है और लोग अक्सर वहाँ बच्चों की आत्माएं देखते हैं। आज भी वो तीनों दोस्त उस रात का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कभी जंगल के रास्ते से गुजरो तो याद रखो, कुछ रास्ते सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं बने होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। तो ये कहानी है भुवनेश्वर उड़ीसा की, जो एक परिवार के साथ हुआ। कुछ हॉन्टेड चीज़ें थीं जिसकी वजह से उन्हें अफेक्ट होने लगा था, और ये एक सच्ची घटना है। एक बहुत ही मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भी इसकी चर्चा हाल फिलहाल में कुछ समय पहले अपनी किताब में की थी। तो आइए पूरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कभी कभी खिलौने खेलने के लिए नहीं होते, बल्कि वो खेलने लगते हैं इंसानों के साथ। ये कहानी है भुवनेश्वर के ओल्ड टाउन इलाके में एक पुराने मकान की, जहाँ एक नया परिवार, शर्मा परिवार, शिफ्ट हुआ था। करीब 3 साल पहले की ये घटना है। शर्मा परिवार, श्रीकांत शर्मा, उनकी पत्नी अनीता और उनकी 5 साल की बेटी ऋचा, उन्होंने ये मकान किराए पर लिया था क्योंकि ये बहुत सस्ता था और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। पर पहले दिन से ही अजीब चीज़ें होने लगी। ऋचा को अटारी में एक पुरानी गुड़िया मिली। वो एक साधारण सी हाथ से बनी हुई गुड़िया थी, जैसे उड़ीसा के पारंपरिक शिल्प की बनाई हुई कोई भी गुड़िया होती है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और काली थीं और मुंह हल्का सा मुस्कुराता हुआ सा था। ऋचा को वो गुड़िया बहुत पसंद आई और वो उसे माया नाम देकर हमेशा अपने साथ रखने लगी, खेलने लगी, उसी के साथ ही खाना खाने लगी, सोने लगी। लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में अनीता को लगता कि कोई छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आ रही है। श्रीकांत ने देखा कि रात में गुड़िया की पोजीशन बदल जाती है। कभी वो सोफे पर बैठी मिलती तो कभी खिड़की के पास वो गुड़िया बैठी मिलती। एक रात अनीता की नींद अचानक खुलती है। वो देखती है कि ऋचा का कमरा खुला हुआ है और अंदर किसी छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये ऋचा की आवाज़ नहीं थी और ऋचा की यहाँ पर कोई भी छोटी सहेली नहीं बनी थी, और अगर है भी तो वो रात के समय ऋचा के कमरे में क्या कर रही है। आवाज़ कुछ ऐसी थी, मैं तुम्हारी नई सहेली हूँ, चलो खेलते हैं। अनीता ने झटके से कमरे में देखा। ऋचा अकेली सो रही थी और वो गुड़िया उसके पास बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। उस गुड़िया की आंखें। अगले कुछ दिन और भयानक होने वाले थे। ऋचा अब खाना पीना छोड़कर सिर्फ गुड़िया से बातें करने लगी। वो कहती, माया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो रात में मुझसे खेलती है।
एक शाम श्रीकांत ने साफ देखा, गुड़िया की आंखें घूमती हुई उनकी तरफ देख रही थीं। उन्होंने तुरंत गुड़िया को कबाड़ घर में फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह वो गुड़िया फिर से ऋचा के बिस्तर पर पड़ी मिली। अब स्थिति बेकाबू होने लगी थी। रातों को रोने की आवाज़ें आने लगीं। बर्तन अपने आप हिलने लगे। ऋचा का व्यवहार और भी अजीब सा होने लग गया था। वो अब हिंदी की जगह एक अजीब सी भाषा बोलने लगी थी, जो शायद उड़िया थी। लेकिन वो लोग उड़ीसा के नहीं थे। वो उड़ीसा के बाहर से वहाँ पर नौकरी की वजह से आए थे। थक हार कर शर्मा परिवार ने पड़ोस में रहने वाले एक बुज़ुर्ग से बात की। बुज़ुर्ग ने बताया ये मकान पहले एक कारीगर का था। उसकी बेटी की मौत टाइफाइड से हो गई थी। वो अपनी बेटी के लिए गुड़ियाँ बनाता था और कहा जाता है और लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसने अपनी बेटी की आत्मा को किसी न किसी गुड़िया में बंद कर दिया था। बुज़ुर्ग ने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। पुजारी ने जब गुड़िया को देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये गुड़िया नहीं, एक वाहन है। एक छोटी बच्ची की आत्मा इसमें कैद है, जो दूसरे बच्चों से दोस्ती करना चाहती है। पुजारी ने एक विशेष पूजा की और गुड़िया को एक नदी में विसर्जित करवा दिया। गुड़िया के जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। ऋचा फिर से पहले जैसी हो गई और उस गुड़िया या माया की कोई याद नहीं रही। शर्मा परिवार ने तुरंत उस मकान को छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, कभी कभी पुराने सामान में सिर्फ धूल नहीं होती, बल्कि कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जो ज़िंदा भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और अभी तक लाइक नहीं किया तो अब लाइक का बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारी कहानियाँ अब यहीं पे ख़त्म होती हैं। रोमल शाह को अब इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई, अनोखी और रहस्यमयी, सच्ची, डरावनी कहानियों के लिए। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय माता दी।